डियर स्टूडेंट्स, आज हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के 9वें एवं अंतिम वीडियो को पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत विजुअलाइजिंग द नेशन राष्ट्र की दृश्य कल्पना से करेंगे। यूरोप में जैसे जैसे राष्ट्रवाद की विचार आगे बढ़ती है, वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वह राष्ट्रवाद की भावना को और आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र को मूर्त रूप देना शुरू करते हैं, इमेज के रूप में उसको बनाना शुरू करते हैं, राष्ट्र का मानवीयकरण शुरू करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक टर्म है एलेगरी, इसको रूपक कहते हैं। जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, अमूर्त विचार को, जो दिखता नहीं हो उसको अमूर्त विचार कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कहते हैं। जैसे क्या नहीं दिखता है, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, जैसे ये ग्रिड है, लालच, ये नहीं दिखता है। फ्रीडम, आज़ादी, ये नहीं दिखता, ये अमूर्त विचार है। अगर इसको जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप में चेंज कर दिया जाए तो इसी को क्या कहते हैं, एलेगरी कहते हैं। अब इसको उदाहरण के द्वारा अगर हम समझने का प्रयास करें तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक, स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है? ये कोई व्यक्ति नहीं है जो एग्जिस्ट करता हो, ये जो है मनुष्यों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा बनाया गया एक क्या है, इमेज है, एक स्टैचू है जो प्रतीक है न्याय का, जिसके आँख पे पट्टी होता है और हाथ में क्या होता है, वेटिंग या वेइंग मशीन होता है जिसको तराजू कहते हैं। ये न्याय का प्रतीक है। उसी तरह से फ्रांस के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए जो है मैरियन नाम का जो है रूपक बनाया गया था, एलेगरी बनाया गया था। ठीक, तो फ्रांस में मैरियन बनाया गया था, एक पॉपुलर नेम है। ठीक, अब जो है ये किस लिए बनाया गया? क्योंकि वहाँ के लोगों में नेशन के प्रति जो है एकता का सूत्रपात हो। अब मैरियन के इमेज को, स्टेचू को जगह जगह पे लगाया गया, पब्लिक प्लेस पे लगाया गया, ताकि लोगों का ध्यान, लोग जो है एकता के सूत्र में बंध सके, वह एक ही राष्ट्र के हो, ऐसा उनमें विचार बढ़े, आगे आए। ठीक है, और इसको बढ़ाने के लिए जो इमेज था मैरियन का, वो सिक्कों पे भी ढाला गया और पोस्टल स्टाम्प वगैरह पे भी छापे गए। उसी तरह से जर्मन में, यहाँ जर्मन होना चाहिए, जर्मीनिया, ठीक है, जर्मीनिया जो है ये क्या था, जर्मन राष्ट्र का एलेगरी था। अब जो है जर्मीनिया को आप बुक में जो फोटो है उसमें देखेंगे, जर्मीनिया जो है क्या पहनती है, अपने मुकुट पे, क्राउन पे ओक लीफ पहनती है। क्यों? क्योंकि ओक लीफ जो है वह हीरोइज्म यानी कि वीरता का प्रतीक है। तो देखिए ये जो एलेगरी है वह एग्जिस्ट नहीं करता वास्तव में, जो है मैरियन या फिर जर्मीनिया वास्तव में नहीं है। बट इसको क्यों बनाया गया? इसको इसलिए बनाया गया कि यह राष्ट्र के प्रतीक के रूप में इसको बनाया गया। राष्ट्र के लोगों में जो है राष्ट्रीयता की भावना आ गया है, उनमें एकता की भावना आ गया है, वह एक ही राष्ट्र के हो ऐसा उनमें महसूस हो। जैसे हम भारत जो है, भारत देश के नागरिक हैं और भारत को हम क्या करते हैं, भारत माता के रूप में, है ना, हम भारत माता की संतान है, हमें एकता का सूत्रपात हो, इसलिए हम भारत को भी एक क्या किए हैं, मूर्त रूप दिए हैं भारत माता के रूप में। वास्तव में ये भारत माता एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन यह क्या है, एक रूपक है, एक एलेगरी है जो हमें एकता के सूत्र में बांधती है। इससे हमें राष्ट्रवाद का जो है क्या होता है, हमें राष्ट्रवाद का संचार होता है। तो आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अब जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ये आप समझते हैं कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति एकता की भावना, राष्ट्र के लिए बलिदान देना, ये सब नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है। इम्पीरियलिज्म, इसको साम्राज्यवाद जो है कहते हैं। इसको अभी मोटे तौर से ये समझ लीजिए कि एक राष्ट्र जब क्या करता है, दूसरे राष्ट्र को जीतना चाहता है, अपने भूभाग को बढ़ाना चाहता है, और ऐसा वो इसलिए करना चाहेगा क्योंकि उस राष्ट्र का जो है क्या हो, भूभाग बढ़ जाए, उसको अधिक संसाधन मिले। तो यही जो है साम्राज्यवाद है, जब वह दूसरे राष्ट्र को जीतना चाहता है, दूसरे राष्ट्र को हराना चाहता है, तो यही क्या है, राष्ट्रवाद है। क्या देखते हैं 19वीं सेंचुरी में ये जो है राष्ट्रवाद आगे बढ़ता है यूरोप में, लेकिन लास्ट क्वार्टर में, 19वीं सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में क्या होता है कि नेशनलिज्म जो है अपने आइडियाज़ को खोता चला जाता है, जो उसका आदर्शवादी आइडिया था, किसका, उदारवादी जनतांत्रिक जो आइडिया था, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। और जो है क्या होता है, राष्ट्रवाद अब सीमित लक्ष्यों वाला क्या होता है, संकीर्ण सिद्धांत बन जाता है, नैरो जो है उसका मोटिव हो जाता है। ठीक,
अब यह जो है राष्ट्रवाद किस चीज़ में चेंज हो गया, इंपीरियलिज्म में चेंज हो गया। और यह क्या चाहता है, अधिक से अधिक भूभाग को जीतना चाहता है, अपने टेरिटरीज को, भूभाग को एक्सपेंड करना चाहता है। ठीक है, अपने वो रिसोर्स को बढ़ाना चाहता है, अपनी शक्ति को दिखाना चाहता है कि भाई हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम तुम्हें दूसरे भागों को भी जीतेंगे, वहाँ के लोगों पे भी शासन करना चाहता है, जो यूरोप में नए नए राष्ट्र बने थे। और यह जो है जो इम्पीरियलिज्म की भावना है वह यूरोप में देखा जाता है कहाँ, बाल्कन क्षेत्र में। ठीक है, 1871 में ये जो एरिया, ये जो सीरियस एक कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन जाता है बाल्कन। देखते हैं, बाल्कन जो है एक ऐसा क्षेत्र था, एक ऐसा जोग्राफिकल क्षेत्र था जहाँ बहुत अधिक जो है इथनिक वेरिएशन था, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ अलग अलग कह सकते हैं आप इथनिसिटी के लोग रहते थे, जिनकी अलग अलग कल्चर थी, अलग अलग भाषा थी, अलग अलग जो है उनकी संस्कृति थी। तो आज के डेट में यहाँ पे जो राष्ट्र हैं वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। और उसमें देखते हैं जैसे कि आज के डेट में अगर वहाँ देखेंगे तो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, ये सब राष्ट्र जो हैं, और भी राष्ट्र हैं, तो वो सब हैं। ये जो क्षेत्र है वो भूमध्य सागर, जो मेडिटेरेनियन सी है, वर्ल्ड मैप में जाके देखेंगे उस क्षेत्र में ये सब जो है राष्ट्र राज्य हैं। अब देखने का प्रयास करते हैं कि ये जिस देशों का नाम हमने भी बोला, ये जो है पहले ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ऑटोमन एम्पायर अपने जो ये ऑटोमन एम्पायर टर्की का एम्पायर था, ये अपने जो है पावर को, अपने सत्ता को खोते चला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो एरिया है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है, और जो है ये धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होते चले जाते हैं। अब इंडिपेंडेंट ये तो होते चले जाते हैं, लेकिन ये जो एरिया है वो इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का क्षेत्र बन जाता है, बहुत ज़्यादा जो है मतभेद का क्षेत्र बन जाता है। और क्यों मतभेद का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि ये जो राष्ट्र हमने देखा कि इमर्ज कर रहे थे, ये राष्ट्र जो है अपने सीमा का विस्तार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम अपने राष्ट्र को अधिक बड़ा बना लें, हम कैसे दूसरे क्षेत्र को भी हड़प लें और अपने राष्ट्र को बड़ा बनाएं, अपने नए राष्ट्र का निर्माण करें। और इसी क्षेत्र में क्या होता है कि अब जो पहले से जो यूरोपियन अलग जो दूसरे ताकतें थे, जैसे रशिया थी, जर्मनी थी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, ये सब भी इस क्षेत्र में, मतलब ये सभी जो राष्ट्र हैं, बड़े राष्ट्र, वो भी जो है बाल्कन क्षेत्र में अपने इंटरेस्ट को दिखाना शुरू करते हैं। वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे जो है हम किसी राष्ट्र के क्षेत्र को हड़प लें। तो ये क्या होता है कि बाल्कन जो है एक बहुत ज़्यादा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का क्षेत्र बन जाता है। और यही जो इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट है ये जन्म देता है किसको, फर्स्ट वर्ल्ड वार को। ठीक है, यहाँ पे जो है सीरीज ऑफ वॉर होता है इन दिस रीजन, एंड फाइनली टर्न्ड इनटू फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, तो दिस इज द ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उम्मीद है कि आप लोगों को इन वीडियो से हेल्प मिला होगा इस चैप्टर को समझने में। धन्यवाद।